जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आज से आप सभी के लिए आधुनिक भारत का सेशन लेके आया हूं। और इसमें पहला जो चैप्टर है हमारा, ये यूरोपियनों का आगमन है। तो आज से उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छे दिन हैं जो नए हैं बिल्कुल इस चैनल पर। आज से वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें सभी क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। बीच क्लास से समझना सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन नए छात्रों के लिए आज से एक अच्छा अवसर है कि वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग पहले से ज्वाइन हैं, पुराने छात्र हैं, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हम आज के सेशन में यूरोपियनों का आगमन पढ़ेंगे। यूरोपियनों के आगमन इस अध्याय के तहत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ब्रिट यूरोप से जो भारत का आगमन हुआ था, जितने यूरोपियनों का, हम उसकी क्रम देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, उसके बाद नीदरलैंड वासी गए थे, इसे कभी कभी डेनिश भी कहा जाता है। और सबसे आखिरी में जो है, यहाँ पर फ्रेंच लोग आए थे, फ्रांस लोग। छोटे तौर पर स्पेन भी आए थे, लेकिन इसने भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित नहीं किया था, और ये भारतीय इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको स्काइप कर सकते हैं। इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर यूरोपियनों का आगमन हुआ क्यों था भारत में यूरोपीय आए क्यों थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सभी यूरोपीय जो देश थे, इन्होंने भारत में आगमन कैसे किया था, उससे प्रारंभिक क्या कठिनाई हुई थी, और आगमन के बाद उसने क्या उपलब्धियां हासिल की थी। तो हम इन्हीं चीज़ों को आज के सेशन में पढ़ेंगे, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएस के या आरओ के एग्जाम में जो है, ये राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे। यहाँ अभी कंपनी की जो है स्थापना ही हो रही है, तो केवल शुरुआती जो उसके बेसिक अड्डे हैं, व्यापारिक अड्डे हैं, भारत के जो देश के विभिन्न भागों में जो उन्होंने शुरुआत में जो कंपनी के जो हेडक्वार्टर स्थापित किया था, बहुत सारे बंदरगाह को जीते थे। तो इसकी प्रारंभिक चीजों को देखेंगे। हम केवल लिंक करने के लिए यहाँ पर बताना जरूरी समझते हैं। यहाँ से बहुत सारे अब प्रश्न पूछे नहीं जाते रहे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी आपके पीवाईक्यू में होंगे ही। हम यहाँ पर केवल इसलिए बता रहे हैं आपको कि यहाँ से जो है, आपको लिंक करने, अगला चैप्टर को लिंक करने में जो है यहाँ से समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ यही वो चीज़ है जहाँ से वो भारत में आके अपना बेस स्थापित करता है। और यहाँ से बाद जो है, आप देखते ही हैं कि कैसे पुर्तगाल हो या फिर अंग्रेज हो, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, बंगाल को, पंजाब को, मराठा को, फिर कर्नाटक को, हैदर अली को, बारी बारी से सभी प्रदेशों को जीतते चला जाता है, और भारत में एक छत्र विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लेता है, एकीकृत जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कर लेता है। तो आज के सेशन में हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। इनके भी जो है हम एक ऑर्डर के रूप में पढ़ेंगे। हम जो है इसे जो है थोड़ा पुर्तगाली शुरुआत में आया था, इसलिए थोड़ा इसको जान लेंगे ज़्यादा। और पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था, इसलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। ये डच लोग, बहुत ही इनका शासनकाल बहुत ही कम रहा है, भारत के अर्थव्यवस्था को बहुत ही कम प्रभावित किया था, उसकी आर्थिक राजनीतिक स्थिति को। इनका मुख्य फोकस जो था, भारत जो विश्व का जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र, यहाँ के मसाला द्वीपों पर इन्होंने जो है अपना फोकस किया था। ये भारत में बहुत ज्यादा सक्रिय रहे नहीं थे, तो इसलिए यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी नहीं है। अंग्रेजों को हम केवल ये देखेंगे, यहाँ पर हम उसकी जो शुरुआत के जो एक दो व्यापारिक अड्डे हैं, जहाँ की सूरत में उसने और मछलीपट्टनम में जो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, हम उन्हें देखेंगे कि वहां पर कैसे उसे स्थापित हुई थी, प्रारंभ में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हम इन्हीं चीजों को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसकी सफलता का श्रेय क्या है। हम इसके जो विजय अभियान है, हम जब उसे चैप्टर में जाएंगे, इसका हमारा जो अगला चैप्टर होगा कि यूरोपियनों, अंग्रेजों का भारत में साम्राज्य विस्तार। तो हम वहां पर पढ़ेंगे कि इन्होंने कितने किले जीते थे, उसके बाद साम्राज्य विस्तार कैसे किया था। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन में जाएंगे तो वहां भी आप तो पढ़ेंगे ही, अफगान मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि अफगानों के साथ युद्ध किया था, नेपाल के साथ युद्ध किया था, सिखों के साथ युद्ध किया था। तो ये सभी अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार ही है। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा होगा, उसके बाद जो डलहौजी की गोद लेने की जो नीति है वहां पर पढ़ा होगा। तो हम ये राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे। यहाँ यहाँ पर सभी चीजों को
बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम एक संक्षिप्त चैप्टर के रूप में इसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाए हैं। नीदरलैंड और डेनिश ये भी डचों की भांति हैं। ये भी बहुत ज़्यादा भारत में सक्रिय नहीं थे, बाद में जो है सारा जो अपना साम्राज्य है इसको बेच के चला जाता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है भूमिका रहती नहीं है। रही बात फ्रांस की, तो फ्रांस ने एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था शुरुआत में, लेकिन इसकी जो नीति है, भारत की जो नीति है यहाँ की, फ्रांस की जो है, इन्होंने क्या किया था, इसकी नीति विदेशों से प्रभावित होती रही है, यानी कि फ्रांस से ये प्रभावित होती रही है। फ्रांस में कोई भी सत्ता परिवर्तन होता या फिर वहाँ जो भी कोई युद्ध में हार जाता, तो फिर उसका जो समझौता है ये भारतीय उपनिवेश से करता था। तो इसलिए इसका भी जो है ये बहुत ही सीमित क्षेत्र पर रह गया था। उसके बाद आपने देखा था कि बहुत सारे जो देशी रियासतों के युद्ध थे, शुरुआत में फ्रेंच ने उसमें भाग भी लिया था। भारतीय जो राजा थे उसको एक तरफ से सहयोग करता था, जैसे कि आपने कर्नाटक के युद्ध में देखा होगा। कर्नाटक में जितने युद्ध लड़े गए थे, तो उसमें इसने आंग्ल कर्नाटक युद्ध में इसने ऐसा ही किया था। उसके जो उत्तराधिकार युद्ध में ये लोग भाग लेता था, फ्रेंच जो गवर्नर सब थे वो सब। लेकिन अंतोगत्वा ये हुई कि इसने बहुत ही छोटे क्षेत्र पर शासन किया था। उसके बाद जो सारा जिसका जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने विजित कर लिया था, अंग्रेजों ने संधियों के द्वारा अपने हथियार लिया था। तो यहाँ पर इसका भी शासन महत्वपूर्ण महत्व नहीं रह जाता। तो कुल मिला के जो आज का सेशन है बहुत ही छोटा है। हम समराई ढंग से केवल आपको ये बताएंगे कि ये जो यूरोपीय कंपनियां थी शुरुआत में कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। उसके बाद हम तो देखेंगे ही राष्ट्रीय आंदोलन के समय कि उन्होंने कैसे जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो आज का जो सेशन है हमारा इसी पर आधारित होगा। आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी यहाँ से। और हम लोग फालतू के आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ बर्डन नहीं देना चाहते, फैक्ट का लोड आपको नहीं देना चाहते एग्जाम का समय। हम केवल आपको वही बताएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नहीं तो इसको जो है 1-1.5 घंटे की लंबा वीडियो बनाया जा सकता है। हम खुद ही आपके लिए छोटा कर रहे हैं कि हम आपको एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा लोड ना दें। दोस्तों, तो आपको पुराने जो जो नए छात्र हैं हमको एक बार फिर से बता दें कि इससे पहले आपका मध्यकालीन भारत हो चुका है और प्राचीन इतिहास का जो है ये भी क्लास हो चुका है। तो जो छात्र नए हैं आप लोग वहाँ पर पुराने वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे क्लास में बढ़ते हैं। और एक और बात बता दूं कि यदि आपको जो है यहाँ से इस क्लास से रिलेटेड या फिर पिछले क्लास से रिलेटेड यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ जो है हमारा टेस्ट साथी की जो ऐप है, टेस्ट साथी की जो मोबाइल ऐप है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे ऐप को डाउनलोड करके फिर यहाँ से जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं इन सभी की पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध है इस ऐप पर। वहाँ पर और भी जानकारी है, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ तो है ही वहाँ पर, कुछ टेस्ट सीरीज भी रखे गए हैं, निःशुल्क हैं, और कुछ तो पेड वाला जो है वो भी है। तो आप अपने इच्छानुसार वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसे डाउनलोड करिए, बहुत सारा उपयोगी होगा आपके लिए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यूरोपियनों के आगमन जो है, हम इसके कारण को जानेंगे कि ये यूरोपीय शक्ति भारत में आने को उत्प्रेरित क्यों हुए थे। ऐसे कौन से प्रेरक कारक थे, कौन से ऐसे फोर्स थे जो यूरोपियनों को वहां से भारत भेज रहा था। तो हम इन्हीं चीजों को सबसे पहले देखते हैं, आज के जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण था वहां का तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति के तहत, इसके तहत जो है यहाँ पर जहाज के डिजाइन में सुधार हुआ था। बड़े बड़े जहाज और लंबी दूरी की जो डिजाइन, लंबी दूरी की जो तय करने वाली जहाज थी इस काल में बनने लगी थी। आपने देखा था कि यूरोप में जो है इस काल में 17वीं 18वीं शताब्दी में पुनर्जागरण हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। तो जो लोग पुनर्जागरण के बारे में पढ़े होंगे, विश्व इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान होगा, उसको सबको पता होगा कि ये जो है ज्ञान के क्षेत्र में, आविष्कार के क्षेत्र में, समाज के जितने भी क्षेत्र थे सभी चीजों में आविष्कार हुआ था। नए नए आविष्कार, यंत्र के आविष्कार होने लगे थे, बहुत सारे साहित्य की रचना हुई थी, कला, चित्रकला, इसने समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया था। उन्हीं कारण से जो है यहाँ पर तकनीकी प्रगति हुई थी, ज्ञान का बौद्धिक विकास हुआ था, इसी से पुनर्जागरण हुआ था। और उसी कारण से जो है यहाँ पर तकनीकी प्रगति देखने को मिली थी। इस तकनीकी प्रगति के कारण बहुत बड़े जो है मशीन बनाए गए थे, बड़े बड़े यंत्र बनाए गए थे। जैसे कि इस काल में जो जहाज है, पहले छोटे मोटे जहाज हुआ करते थे जो छोटी दूरी तय करते थे, लेकिन अब जो है बड़े बड़े जहाज बनाने लगे थे, लंबी दूरी की यात्रा कर सकते थे। एस्ट्रोलैब यानी कि भौगोलिक यंत्र जो है ये एस्ट्रोलैब, आप इसे ये कह सकते हैं कि खगोलीय घटना से संबंधित जानकारी जो लेने वाली जो चीज है, खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो इससे मौसम की जानकारी रखना जैसे चीजें जो है यहाँ पर आसान हो गया था। कंपास जैसी चीज जो है, इससे दिशाओं का ज्ञान होने लगा था।
नेविगेशन के लिए कार्टोग्राफी या मानचित्र जो है इस काल में बना लिए गए थे। तो यही सब चीजें थी जिस कारण से इस काल के जो लोग थे, इस काल के जो नाविक थे, जैसे कि आपने पुर्तगाली यानी नाविक का नाम सुना होगा, हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। ये सब बड़े ही उत्साही शासक हुए, राजकुमार थे वहाँ के पुर्तगाल के, जो इन चीजों के आविष्कार से बहुत ही प्रभावित हुआ था और इन्होंने लंबी दूरी के लिए इसे प्रेरणा मिली थी। इसी कारण से जो है अपने देश से बाहर निकल करके जो है इन्होंने नए नए जो है देश की खोज करनी, व्यापारिक मार्गों की खोज करनी शुरू कर दी थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो ये सब का जो खोज के पीछे जो कारक था, ये कहीं ना कहीं उस समय की जो है ये तकनीकी प्रगति थी। इन्हीं से प्रेरित होकर जो है यहाँ पर वो आना शुरू कर दिया था। दूसरा है व्यापारिक मार्गों की खोज। इससे पहले ऐसा नहीं है कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था। इससे पहले भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। अपने हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आपने देखा था कि हड़प्पा काल में भी ईरान के साथ प्रत्यक्ष व्यापार होता था, फारस की खाड़ी के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार होता था। मौर्य काल में भी देखा था कि उस यहाँ के जो व्यापार होता था, रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था। रोमन तो यूरोप में ही है ना, इटली की राजधानी है, तो वहां पर व्यापार होता था। लेकिन ये सभी जो थे उस काल में ज्यादातर स्थलीय मार्ग को महत्व देते थे। स्थलीय मार्ग यानी कि अरबियन प्रायद्वीप से होते हुए ये आगे जो है आगे बढ़ता था और पूरे यूरोप को जो है अपना साम्राज्य माल प्रसार करता था, यहाँ से आयात निर्यात किया जाता था, स्थलीय मार्ग था। लेकिन वर्तमान में जो है ये 16वीं 17वीं शताब्दी की जो काल है, 16वीं 17वीं, यानी कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही है, इस समय जो है यहाँ पर इस मार्ग पर अरबीय लोगों का जो है यहाँ पर दबदबा हो चुका था। और इस समय अरब साम्राज्य जो है बहुत ही शक्तिशाली था। वो पूरे साम्राज्य, पूरे जो इस जो स्थलीय मार्ग थे इस पर इन्होंने आकर जो कब्जा कर लिया था। अब यदि कोई यूरोपीय शक्ति भारत से व्यापार करना चाहे तो भारत को उससे व्यापार करने की एक ही रास्ते हैं, या तो भारत और जो है यूरोप के बीच जो व्यापार का है उससे जो है दलाल की भूमिका निभाए। यानी कि अरब जो है, अरब के लोग वो भारत से, या अब देख चुके हैं कि सल्तनत काल में और मुगल काल में अरबी घोड़े का जो है बहुत सारी डिमांड होती थी। भारत में बहुत सारी विलासिता की वस्तु वहां से आयात निर्यात की जाती रही है अरब से। तो इससे पहले जो है 16वीं 17वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन लोग केवल बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। यानी अरबियन लोग भारत से आयात निर्यात की वस्तुएं ले जाते थे वहां पर अरब में, और वहां पर जो है वहां के बंदरगाहों पर ये यूरोपियनों को सौंप देते थे। फिर यूरोपियन उसे अपने देश में ले जाकर के वहां पर क्या करते थे, उसे पूरे विश्व में फैलाते थे। पूरे विश्व का मतलब उसके जो यूरोपीय वाले जो क्षेत्र है वहां पर उसे फैलाता था। तो इससे पहले वो केवल बिचौलिए का काम करता था। लेकिन इस काल में जो हेनरी द नेविगेटर हुआ और इस काल की जो वहां के पुर्तगाल की सत्ता थी, ये व्यापार करने की इच्छुक हुई। एक तो उसकी मजबूरी थी, हम उसकी मजबूरी देखेंगे कि क्यों ऐसा प्रेरित हुआ, दूसरे मार्ग खोजने की उसकी नौबत आ गई थी, ये चीज थी। तो हम यही देखेंगे कि आज का जो है दूसरा कारण था व्यापारिक मार्गों की खोज। तो ये लोग अरब और अन्य व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो आप अभी हमने आपको बताया कि इससे पहले पुर्तगालियों या यूरोपियनों के आगमन से पहले जो है भारत के जो स्थलीय मार्ग है और साथ ही हिंद महासागर के जो व्यापार है, यहाँ पर ये जो है इसका उत्तर ये जो है ये अरब लोग इस पर एकाधिकार स्थापित कर लेना चाहते थे। इस समय अरब साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। यूरोपियनों जो है यहाँ पर शक्ति इसको तोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे एक अलग मार्ग की जो है तलाश हुई थी। इसलिए इन्होंने व्यापारिक मार्गों की खोज करना शुरू कर दिया, और जब व्यापार मार्ग मिल गए तो फिर उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया व्यापार। दूसरा था धार्मिक और भू राजनीतिक उद्देश्य। देखिए ईसाई धर्म का प्रचार जो है, आप इससे पहले देख चुके हैं कि अरब साम्राज्य भी, जब अरब लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे, आपने देखा था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जब प्रारंभ में आए थे, तो उनका एक उद्देश्य तो था ही धन को लूटना, लेकिन उससे पीछे जो छुपा हुआ मकसद था वो इस्लाम धर्म का प्रसार था। वो भारत में इसलिए आए थे कि इस्लाम धर्म का प्रसार कर सके, और इसके पीछे वहां का जो खलीफा शासक था वो था, वो शक्तिशाली था और अपने साम्राज्य को जो है विस्तार करना चाहता था, सांस्कृतिक फैलाव करना चाहता था। इसलिए उन्होंने जो है अपने सैनिकों को भारत विजय के लिए चाहे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा था। यहाँ भी यही काम हो रहा है। यूरोपियनों लोग जो है ये भी अब जो है इसका छुपा हुआ उद्देश्य, भले ही व्यापार करना हो, व्यापारिक बस्तियां स्थापित करना हो, लेकिन एक उद्देश्य इसका ये भी था कि अब उन्हें इस्लाम जो है ईसाई धर्म का प्रसार करना था। धर्म प्रसार जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आ गई थी इस समय। तो ईसाई धर्म के प्रचार
जो है इसका एक उद्देश्य था। तो आपने अभी तक 3 कारण देख चुके हैं उन्होंने भारत में आगमन के जो पीछे प्रेरित हुए थे। एक तो तकनीकी प्रगति थी, व्यापारिक मार्गों की खोज थी और ईसाई धर्म का प्रचार, यानी कि एक धार्मिक कारण भी था जो भारत में आगमन के लिए उसे प्रेरित किया था। इन सभी वस्तुओं के अलावे जो है भारतीय वस्तुओं की खोज। भारतीय वस्तुओं की क्या खोज होगी? तो दोस्तों आपको पता है कि प्राचीन काल से ही भारत से जो है बहुत सारी अनूठी वस्तुएं हैं, खासकर मसाले, उस भारत के जो रेशम के जो वस्त्र हैं, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करती थी। तो इन चीजों को वो सब स्वाद चख चुका था, यूरोपीय लोग हो या फिर अरब लोग हो, और इससे पहले भी अरबियों से तो वो प्राप्त करते ही थे और अभी भी कर ही रहे थे। तो इन चीजों को यदि वो पाना है, भारत के मसाले यदि उन्हें चाहिए, भारत के वस्त्र उन्हें चाहिए, भारत के धातु जो यदि चाहिए उन्हें, यहाँ के हीरे मोती रत्न जवाहरात यदि उन्हें चाहिए, तो एक समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ेगी और वहां से होते हुए व्यापार मार्ग के माध्यम से भारत आना पड़ेगा। तो यही चीज थी, एक लालसा थी वहां की कि इन वस्तुओं की, भारत की जो मूल्यवान वस्तुएं हैं, कपड़े मसाले, इन चीजों के लिए भारत में जाया जाए और भारत के साथ प्रत्यक्ष जो है व्यापार मार्ग स्थापित किया जाए। अभी तक वो बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था भारतीय वस्तुओं की खोज, इसके लिए भी उसे भारत आना पड़ा था। दूसरा था यूरोपीय सामंतवाद का टूटना। दोस्तों जैसे हम लोग देख चुके हैं ना कि मध्यकाल में, आपको जो पूर्व मध्यकाल है उससे पहले भी देख चुके हैं, सातवाहन काल में और उससे पहले गुप्त काल के, जो गुप्त का उत्तरवर्ती काल था, वहां से भी सामंतवाद की जो परंपरा जो है भारत में भी विकसित शुरू हो गई थी। सामंतवाद वही था जो भूमि के बदले जागीर के रूप में दी जाती थी, जो भूमि वेतन के बदले जो है भूमि को जागीर के बदले में दी जाती थी, और उसके बाद जो है वहां पर वो एक छत्र शासन कर लेता था। एक राज्य के भीतर छोटे छोटे राज्य के रूप में एक स्वतंत्र राज्य की भूमिका निभाने लगे थे ये लोग। यही बाद में इतने शक्तिशाली हो गए कि यही लोग सामंत हो गए थे। तो जिस प्रकार भारत में सामंत हुए थे, वही यूरोप में भी सामंत हो गया था। यूरोप में सामंत पद्धति कुछ अलग थी, भारत की जैसी हूबहू नहीं थी, इसकी स्थापना भी वैसे ही नहीं हुई थी। वहां पर धर्म और जो सामंत है उनका साठगांठ हुआ था। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्षत्रिय और इसका सामंत का साठगांठ हुआ था, दोनों अंतर है। उसकी स्थापना भी, यूरोप में जो सामंतवाद की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना के कारण भी अलग है, परिणाम भी अलग है और प्रकृति भी अलग है, लेकिन कुल मिला के जो है उसकी कार्यप्रणाली एक है दोनों की, सामंतवाद की। तो देखिए वहां पर भी सामंतवाद थी, अब वो टूट गया है। टूटने के बाद क्या हुआ? नए नए राष्ट्र बने, नए नए राज्य बने, नए नए राजा जो है, राजा के वंश के नेतृत्व में वहां की जो है स्थापना होने लगी थी। अब इसके बाद क्या हुआ? वो लोग, अब उसे कर चाहिए, टैक्स चाहिए। तो यूरोप में एग्रीकल्चर कितनी है, एग्रीकल्चर की भूमि तो कम है, तो उसे व्यापार पर ही जो है अपना फोकस करना पड़ेगा, यदि उसे जो है वहां पर अपनी करनी पड़ेगी। उसके बाद देख ही रहे हैं कि इस काल में जो मशीन के बहुत सारे आविष्कार होने लगे थे, सिलाई मशीन वगैरह बहुत सारी चीजें होने लगी थी। तो उस काल में जो है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति बाद की बात है, लेकिन इससे पहले जितने भी यंत्र हुए थे, इससे वहां की जो है औद्योगिक क्रांति की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति में अचानक सब कुछ आ गया था, पृष्ठभूमि इस समय से ही तैयार होने लगी थी। तो इसीलिए उन्हें एक बाजार की तलाश हुई थी। तो यही था, इस समय यूरोपीय साम्राज्यवाद के टूटने के बाद जो है वहां पर व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ था और व्यापारिक वर्गों ने बाजार की तलाश की थी। ठीक, तो ये भी एक कारण था। वाणिज्यवाद का उदय, इस समय चूंकि देखिए मार्केट लिए बहुत सारे आर्थिक सिद्धांत दिए गए थे उस समय, जिसके कारण जो है वाणिज्यवाद का उदय हुआ था। लोगों के पास बहुत सारी पूंजी संपत्ति, जैसे यहाँ पर सामंतवाद आप देख रहे हैं। सामंतवाद तो टूट गई, लेकिन इनकी संपत्ति अभी बची हुई है। तो ये लोग क्या करें, कहाँ पर निवेश करें? इनके लिए अर्थव्यवस्था, व्यापार में निवेश किया, व्यापार में निवेश किया तो फिर उन्हें खपत होने के लिए मार्केट की तलाश है। तो वही तलाश तो कर रहे हैं ये लोग, ये भी एक कारण है। प्रत्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण, इसकी चर्चा हम लोग अभी कर चुके हैं। इससे पहले वो बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, अब वो सीधे भारत के व्यापार पर कब्जा करना चाहता था। तो यही 6-7 कारण हैं जिसकी वजह से जो है भारत पर उन्होंने आक्रमण, भारत की प्रत्यक्ष मार्ग की करना जो है, व्यापार करना शुरू कर दिया था, प्रत्यक्ष मार्ग की तलाश करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर आने वाले जो है सबसे पहले जितने भी आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने देखा था कि सबसे पहले, जैसे अभी तक देखा कि पूरा यूरोपीय क्यों आया था, पूरे यूरोपियनों के आगमन के कारण को देखा था। हम पुर्तगाली के पर्सनल मकसद को देख लेते हैं कि पुर्तगाली के आगमन के क्या कारण थे। ये पहले जो है अरब व्यापारी के साथ जो है, अरब व्यापारियों के साथ मिलकर भारत के व्यापार को नियंत्रित करते थे। अभी हमने बताया था कि भारत और यूरोप के बीच, भारत और अरब के बीच जो व्यापार होता था, इसमें ये पुर्तगाली पहले बिचौलिए की भूमिका निभाता था। अब पुर्तगाली जो है अरबीय नियंत्रण को तोड़ना चाहता है, अब वो सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो एक मकसद तो था ही।
दूसरा मकसद ये था भारत के जो है मसाले व्यापार पर अधिकार करना, और तीसरा मकसद तो हम बता ही चुके हैं, ईसाई धर्म का प्रचार करना धार्मिक उद्देश्य था। तो इसके भी वही कारण थे कुल मिला के जिसकी वजह से भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था। यहाँ पर पुर्तगाली जो सबसे पहले भारत की मार्ग की खोज के लिए निकला था, ये बार्थोलोम्यू डियास नामक या अथवा डियाज नामक व्यक्ति थे, जो पहली बार पुर्तगाल से भारत भेजे गए थे। लेकिन ये जो है अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु तक तो पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया था, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया था। तो भारत की ओर भेजे जाने वाला पहला पुर्तगाली का जो दल था, आप नाम याद रखिएगा, ये बार्थोलोम्यू डियाज नामक व्यक्ति था, पहला पुर्तगाली था। इन्होंने भारत की तो खोज नहीं कर पाया था, लेकिन केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का जो हॉर्न, जो अफ्रीका का जो दक्षिणी सीमा है, आप यहाँ पर जो कह सकते हैं, ये यहाँ तक पहुंच चुका था। लेकिन यहाँ से क्रॉस करके इसे भारत यहाँ पर आना था, लेकिन ये भारत नहीं आ पाया था। ठीक है, इसका जो बचा हुआ काम था, अगला जो उत्तराधिकारी होता है वो करता है, जिसे वास्को डिगामा इतिहास के नाम से जाना जानता है। तो अगला जो है, अब वो पुर्तगाली जो है अब गवर्नर बना के भेजने लगा था। पहले उसे एक यात्री के नेविगेटर के नाम से भेजता था, अब जो है यहाँ पर गवर्नर के नाम से भेजा जाता है, और इतना अधिकार दिया जाता है कि तुम वहां पर जाओ और वहां पर कोठी स्थापित करना, व्यापारिक चीजें स्थापित करना। वो केवल मार्ग खोजने के लिए नहीं आ रहा था, तो अब गवर्नर बना के भेजा जाने लगा था। तो पहला जो था वास्को डिगामा था, ये समुद्री मार्ग खोज लिया था, क्योंकि केप ऑफ गुड होप तक का मार्ग तो खोज लिया गया था बार्थोलोम्यू डियाज के नाम से, और उन्होंने इसे बता दिया था कि कैसे वहां जाना है। उसके बाद आगे का काम जो है वास्को डिगामा ने किया था। इसने भारत तक के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर ली, और ये 20 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत में कालीकट में पहुंच चुका था। कालीकट में इस समय एक हिंदू शासक था, वहां का शासक जो है जमोरीन था। तो इसके दरबार में ये पहुंचा था, इसने भव्य स्वागत किया था। भव्य स्वागत इसलिए भी किया था कि वहां पर बहुत सारे जो है राज्य की समृद्धि, चूंकि वो जो है केरल का जो है तटवर्ती इलाका था, तो वहां का जो है राज्य जो है समृद्धि उनकी, एग्रीकल्चर तो था नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार पर ही निर्भर था। तो यदि कोई विदेशी वहां पर उसके व्यापार या दरबार में पहुंचे तो उनके लिए एक अच्छी या खुशखबरी वाली बात हो सकती है, इसलिए उन्होंने जो है इसका स्वागत किया था। ठीक है, अरब व्यापारी अभी भी थे यहाँ पर। अभी हमने बताया कि प्रारंभ काल से है, और इसी को तोड़ने के लिए तो आया था। ये मालाबार तट पर भी थी, यहाँ पर मालाबार यानी केरल के तट पर भी इस समय था। अब ये जब पुर्तगाली वहां पर पहुंचे तो इसके प्रभाव को लेकर के जो है चिंतित होने लगे। तो दोनों में जो है थोड़ी बहुत संघर्ष होना तो जरूरी था, और संघर्ष हुआ भी। तो पुर्तगाली ने उसे हरा दिया, क्योंकि पुर्तगाली पहले से ही इतने शक्तिशाली थे, और नया नया आया था, तो उसकी सामदाम दंड लेकर के जो आया ही था। अगला जो गवर्नर होता है वास्को डिगामा के बाद, ये अल्मेडा होता है। वास्को डिगामा 1501 में वापस लौट जाता है, और वहां से जो भारत से जो चीजें ली गई थी उसे कई गुनी कीमत पर जाकर के वहां भारी मुनाफे पर बेच देता है वहां पर। उसी से प्रेरित होकर 1505 में जो है दूसरे जो है गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसे भेजा जाता है भारत। ये भी 4 सालों तक भारत में रहता है। 1505 में अल्मेडा को पुर्तगाली प्रभाव को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत जो है वास्को डिगामा ने कर दिया था। साथ ही देखिए इसका उद्देश्य, देखिए ये अल्मेडा भारत क्यों आया था या इसको क्यों भेजा गया था, तो पुर्तगाली प्रभाव को मजबूत करने के लिए और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए जो है इस मिशन के साथ इसे भेजा गया था भारत। इनके दो लक्ष्य थे, पहला यह था पुर्तगाली प्रभाव को, पुर्तगाली पैर जमाना यहाँ पर, और मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना। ये इसके दो मकसद थे भारत में आने के। अल्मेडा जब भारत में आया था तो इसने एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके माध्यम से उन्होंने जो है पुर्तगालियों को जो है हिंद महासागर का स्वामी बना दिया था। इस पॉलिसी के तहत जो है ये अपनी नौसेना को मजबूत कर लिया था। यहाँ पर व्याख्या कर दिया हमने। ये पहले क्या करता था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत पहले अपनी नौसेना को मजबूत करता था, भारी भरकम नौसेना को मजबूती प्रदान करता था। ठीक है, ये अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अस्त्र शस्त्र तो होता ही था, और साथ ही इसके जहाज भी जो है बड़े अत्याधुनिक होते थे, बहुत ही अत्याधुनिक जहाज होते थे जो युद्ध के लिए उद्देश्य से बनाए जाते थे। इस पर बहुत बड़े बड़े तोप लगाए जाते थे, गोला बारूद लगाए जाते थे। ठीक, इसलिए ये बहुत ही तकनीकी रूप से उन्नत थी। दूसरा, जब ये नौसेना मजबूत हो गया तब क्या कर लेगा वो, हिंद महासागर पर जो है यहाँ पर वो अपना एकाधिकार स्थापित कर लेगा। एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब एकाधिकार स्थापित करने के बाद अब वहां का वो स्वामी बन गया है। स्वामी बन गया
मतलब अब यदि किसी दूसरे को हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार करना है तो इससे परमिट लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी और यही जो है परमिशन जो है ये परमिट कहलाता था। यही परमिट लेना पड़ेगा और ये परमिट जो है ये फोकट में नहीं मिलता था। भले ही उस समय के मुगल शासक हो या अरबी व्यापारी हो या कोई दूसरी यूरोपियन शक्ति हो, यदि उसे हिंद महासागर के माध्यम से व्यापार करना है तो उसे इससे परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के बदले जो है कुछ रकम इन्हें देनी पड़ेगी। और ये जो परमिशन के बाद जो जहाज पर लदी हुई, जहाज पर जो सेना जो आती थी रकम, ये भी इसकी अपनी जहाज होती थी। इसके क्या करता था, इस रकम के बदले उसे सेफ्टी देता था कि आप हिंद महासागर के माध्यम से अपना जो है आयात निर्यात कर सकते हो। यदि ये रकम नहीं दी जाती तो उसे लूट लेता था यही पुर्तगाली लोग मिलके। ठीक है, तो यही था इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये इसका जो है ये दोनों मकसद, इसका इस पॉलिसी के माध्यम से इसका दोनों मकसद पूरा हो गया था। तो भारत में जो वास्तविक सत्ता की स्थापना जो है इसी के काल में होती है। पुर्तगाली को भारत में जो है वास्तविक रूप से स्थापित करने का यदि श्रेय जाता है तो इसी नीति के तहत जाता है और इसी अल्मेडा को जाता है, क्योंकि इसी नीति के तहत उसने भारत को पुर्तगाल में जो है मतलब पुर्तगालियों को भारत में जो एक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। क्योंकि अब कोई भी विदेशी हो, अरबी हो या फिर कोई यूरोपियन शक्ति हो, यहाँ तक कि यदि कोई मुगल शासक या भारतीय शासक भी यदि विदेश जाना चाहे तो इससे परमिशन लेना पड़ेगा और यदि परमिशन नहीं लेगा तो फिर उनके जहाजों को, उनके आदमियों को लूट लिया जाएगा। अब मुगल काल में पढ़ चुके हैं कि उनके जहाजों को कई बार लूटा गया था, जहांगीर के जहाजों को लूटा गया था, इस कारण उसके युद्ध भी हुए थे उसके। ठीक है, तो यही चीजें थी। इसके बाद इसकी सत्ता की स्थापना हो जाती है। अगला शासक जो है अलबुकर्क आता है, गवर्नर, और उसकी यहाँ से जब शासक तो बन ही गया है, अब यहाँ पर उसकी पुर्तगाली शक्ति मजबूत हो ही गया है। अब अलबुकर्क होता है जो बची हुई जो कमी है साम्राज्य विजय की, वो उसे पूरा करने का काम शुरू कर देता है। अब आता है अलबुकर्क, ये 1509 से लेकर के 1515 तक आता है। इन्होंने क्या किया देखिए, अब तक जो है पुर्तगाली जो है भारत में और हिंद महासागर में एक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है। अब उसे कोई टक्कर देने वाला नहीं है। उनकी नौसेना बहुत ही मजबूत है, अब उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता, भले कि वो स्थानीय शासक हो या फिर कोई विदेशी। इस कारण से अब वो हिंद महासागर के जो प्रवेश द्वार थे, यानी कि जो बंबई से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक का जो हिंद महासागर का जो तटीय इलाका है जहां पर बंदरगाह स्थापित है, वहां के जो प्रवेश द्वार है इस पर रणनीतिक रूप से जो है पुर्तगाली ठिकाने या व्यापारिक कोठों की स्थापना करना जो है शुरू कर दिया था। अब ये वहां के बंदरगाहों को जीतना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जहाजों के लिए परमिट प्रणाली देखिए, अभी ब्लू वाटर पॉलिसी का जो है अगला अगला रूप है। ठीक, पुर्तगाली भारत में पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारतीय तट पर उपनिवेश बसाए थे और व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो यही काम जो है पहले करता है। जिस काम को अल्मेडा ने अधूरा छोड़ा था, अलबुकर्क उसे पूरा करना शुरू कर देता है। यहाँ के जो स्थानीय सुल्तान थे जो बीजापुर, इससे इन्होंने गोवा नामक जो बंदरगाह था इसे 1510 में हड़प लिया था। तो ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में जीता था या छीना था, और किससे, तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और कहा जाता है कि गोवा सिकंदर के काल, सिकंदर यानी कि 326 बीसी, सिकंदर के काल के बाद किसी यूरोपीय शक्ति के हाथ में जाने वाला पहला भारतीय क्षेत्र था। मतलब सिकंदर के बाद किसी भी यूरोपियनों ने भारत के क्षेत्र पर अधिकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। मतलब सिकंदर के बाद ये अलबुकर्क ही थे जिन्होंने भारत के किसी क्षेत्र पर उन्होंने एक सत्ता स्थापित कर ली थी और उसे जीत लिया था। ठीक है, अलबुकर्क के बाद जो है इसी के शासनकाल में जो है पुर्तगाली लोग भारत में बसना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने खुद को जमींदार और वहाँ के कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी के रूप में यहाँ की भूमिका निभाने लगे थे। मतलब जो काम यहाँ के स्थानीय लोग करने लगे थे, अब यही काम ये लोग करने लगे थे। अलबुकर्क को एक और चीज की विशेषता के लिए जाना जाता है, इन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, उन्मूलन का प्रयास किया था। क्योंकि उन्मूलन तो अब तक नहीं हो पाया था आधुनिक काल तक, क्योंकि कैनिंग को भी करना पड़ा था। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है करने का प्रयास, दूर करने का प्रयास किया था। इसकी एक और अच्छी नीति थी, इसने एक अच्छी कहे या बुरी ये तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की जो है प्रथा शुरू कर दी। भारतीय महिलाओं के साथ
इसने विवाह की नीति अपनाई, क्योंकि ये लोग बस गए थे और बसने के बाद उसे समाज में स्वीकृति चाहिए थी, यहाँ के समाज उसे अपनाए, तो इसके लिए वहाँ को अपनाना पड़ेगा, यहाँ की जो कल्चर है अपनाना पड़ेगा, यहाँ की महिलाओं से शादी करना पड़ेगा, और यही लोग इन लोगों ने किया था। अगलवोर्ड के बाद जो अगला गवर्नर आता है ये नीनो दी कुन्हा, ये 1529 से लेकर के 1538 तक के रहता है भारत में। इन्होंने कोचीन से जो है, जब गोवा अब तो जीता जा चुका था, इसकी राजधानी को यहाँ से क्या कर दिया, मुख्यालय को, पुर्तगाली जो मुख्यालय था इसे स्थानांतरित करके गोवा ले आया था। साथ ही इन्होंने गुजरात के बहादुर शाह के जो शासक थे, गुजरात के शासक, इससे 1534 में ये बेसिन द्वीप और उससे आश्रित द्वीप जो था जीत लिया था। यहाँ पर बेसिन के साथ ही बगल में यहाँ पर सोलसेट द्वीप है, सोलसेट द्वीप है। तो इन दोनों पर 1534 में अधिकार कर लिया था। दोस्तों आपको ये बेसिन और सोलसेट द्वीप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इस द्वीप को बाद में मुंबई कहा जाने लगा है, ठीक है। मुंबई शहर जो है इसी द्वीप पर बसा हुआ है। तो इसको जो है 1534 में इन्होंने जीत लिया था। तो अब देख चुके हैं गोवा पहले जीता जा चुका है 1534 में, गोवा को 1510 में इन्होंने जीत लिया था, और उसके बाद जो है 1534 में बेसिन और सोलसेट द्वीप पर भी जो है जीत लिया। कुछ ही दिनों बाद जो है वो हुगली को भी जीत लेता है। ये हुगली आप जानते ही हैं कोलकाता का बंदरगाह है, इसको भी जीत लेता है। तो आप देख चुके हैं कि इतने छोटे शासन काल में इन्होंने पश्चिम से लेकर के पूरब तक के साम्राज्य को जीत लेता है। वहां पर भी अपना जो उप मुख्यालय एक बना लेता है। तो पश्चिमी तट पर जो उसका मुख्यालय था ये तो गोवा था ही, और पूर्वी तट पर इन्होंने जो है कोलकाता को, यानी कि कोलकाता के हुगली को जो है वहां पर अपना मुख्यालय बना लिया था, और वहां भी अपने नागरिकों को बसाना शुरू कर दिया था नीनो दी कुन्हा ने, मतलब पुर्तगाली लोगों ने। अब देखिए इतना करने के बाद भी उसका पतन हो जाता है भारत में, क्योंकि इसके बाद देखिए हम इसके पतन के कारण को जानते हैं। आखिर इसका पतन शुरुआत में इतनी अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली थी, अच्छे अभियान थे इसके, आखिर इसका पतन क्यों हो गया था, इसके कुछ कारण हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं। हम अंग्रेजों के पतन या फिर डचों के पतन अभी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेजों के पतन तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो विजय रहा था। डचों के पतन, सभी के पतन को जानेंगे क्योंकि इसका इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाता है, हम आगे इसके बारे में शायद न पढ़ें, इसलिए हमें यहाँ पर इसे फिनिश करना, एक अंतिम रूप देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में आप इसका नाम नहीं सुनेंगे, ठीक। इसने थोड़ी थोड़ी ईसाई गतिविधि जो की थी, खासकर जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इसी ने की थी, पुर्तगालियों ने ही। तो ये सभी चीज थे। भारत की पहली किताब जो है इन्हीं लोगों ने छापी थी, भारत केरल में ही। तो ये सभी चीजें हैं जो पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत, वरना इसके बारे में बहुत कुछ आगे जानने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन देके इसे समाप्त कर देंगे। पुर्तगालियों के पतन का जो पहला कारण था, पुर्तगालियों ने स्थानीय लाभ खो दिए थे, क्योंकि उस समय, उसके समय में जो है उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंश उभरे थे, क्योंकि इसके राजवंश पड़ोसी जो थे यहाँ पर मराठा जैसे शासक उस समय शक्तिशाली हो चुके थे। देखिए मराठा कितना शक्तिशाली था, आपने देखा भी था जब हम मराठा पढ़ रहे थे, शिवाजी ने कई बार सूरत में भी लूटा था, वहाँ उसने अंग्रेजों को तक को लूट लिया था, सूरत को 2 बार लूटा था शिवाजी ने। तो जब वो अंग्रेजों को लूट सकता है तो पुर्तगालियों को भी लूट सकता है, तो मराठा शक्तिशाली हो गए थे, और भी जो क्षेत्रीय राज थे उस समय के, जो यहाँ के स्थानीय शासक थे, वो सभी शक्तिशाली होते गए थे। दूसरा प्रतिद्वंदी उसके खुद यूरोपियन थे, अंग्रेज थे, जो इसे मुकाबला करना पड़ा था। दूसरा, इसके कंपनी का स्वरूप जो है ये सरकारी था, वो एक सरकारी कंपनी थी। तो इसके जो कर्मचारी वगैरह थे ये कंपनी के लिए काम न करके अपने लिए काम करते थे, खुद का बिजनेस शुरू कर देते थे ये लोग। तो ये कंपनी को मुनाफा, भारी मुनाफा जो है नहीं हो पाता था, इसलिए ये चरमरा गई थी। सरकारी था तो सरकारी काम ऐसे ही होगा। दूसरा, आप अंग्रेज की कंपनी देखेंगे तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज की जो व्यापारी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, पूर्णतः एक व्यापारी कंपनी थी, वहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर के द्वारा जो है वहाँ पर फैसला लेता था, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, इसीलिए इसकी जो है पतन होना स्वाभाविक था, क्योंकि कर्मचारी जो है कंपनी के हितों के लिए काम करना जरूरी नहीं समझा। तो ये चीज थी। मराठों ने अभी अभी इसने जो सोलसेट और बेसिन द्वीप जीता था पुर्तगाली, अब इससे छीन लिया था 1739 में ही। अभी हमने देखा तो मुंबई का जो इलाका था वो जीत लिया था, लेकिन अब वो फिर से जो है यहाँ पर मराठों जीत लेता है। तो अब उसके पास पश्चिम में बहुत सारे कम छोटे इलाके बचते हैं, गोवा, तो बहुत ही कम इलाके बचते हैं। दूसरा, इनकी धार्मिक नीति जो है कट्टर थी।
बहुत ही कट्टर धार्मिक नीति का उपयोग कर दिया था। छोटे ही समय में जब वो आया था तभी से ईसाई धर्म जो है, ईसाई गतिविधि इनकी इतनी प्रभावी हो गई थी कि यहाँ के लोगों को ये सुहाया नहीं। आते ही इन्होंने ईसाई धर्म की जो गतिविधि है, इस धर्म का प्रचार करना, यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करना, गरीब जनता से शादी करना या फिर उन्हें रखेल बनाना, ये सभी चीज़ें इतनी कट्टर हो गई थी कि इसकी जनता को जो स्थानीय आबादी थी वहाँ की, इसे सुहाया नहीं। और जब जब तक आपको स्थानीय आबादी सपोर्ट नहीं करेगी तब तक आप वहाँ पर शासन नहीं कर सकते। परिणाम यही हुआ। दूसरा, उसका पतन तो हो गया, फिर भी आप देखेंगे कि उसके कुछ महत्व हैं। अपने छोटे से शासनकाल में वो बहुत कुछ दे गया या फिर बहुत कुछ चीज़ों को उजागर किया जो आगे के लिए हमें इतिहास में प्रभावी करता है। पुर्तगाली ने दिखाया कि भारतीय यूरोप जो है, भारतीय शासकों को दिखाया कि जो भारतीय शासक हैं ये कमजोर शासक हैं। एक छोटी सी शक्ति के माध्यम से वहाँ के शासक पर जो है शासक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उस पर विजय हासिल कर दिया सकता है। तो कम ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो है कमजोरियों को उजागर किया था। भारत की जो शासक है इसको कमजोरियों को उजागर किया था। इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होकर जो यूरोपीय अन्य शक्तियाँ थी, डच, नीदरलैंड या फिर बाद में फ्रेंच वगैरह जो है, इसी से आकर्षित होकर भारत में आना शुरू कर दिया था और इसी से प्रेरित होकर जो है इसमें आया था। तो पुर्तगाली पहले आया और यहाँ की देखा, जीत अभियान करके यहाँ के भारत के जो शासक थे उनके कमजोरियों को देखा और उसी से प्रेरित होकर जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो भारत पर आना शुरू कर देता है। भारतीय कृषि के क्षेत्र में ये आलू, मिर्च, काजू जैसी फसलें जो हैं ये पुर्तगालियों के द्वारा ही लाए गए थे। इसके बाद यदि बात करें तो भारत में प्रेस और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का जो श्रेय है ये पुर्तगालियों को ही जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्हीं ने सती प्रथा के उन्मूलन का पहला प्रयास जो है यूरोपीय में सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। भारत में उपनिवेश स्थापित किए थे पहली बार। उसके बाद भारतीय महिलाओं से शादी किया था। इसके बाद जितने भी शासक आते हैं, जितने भी यूरोपीय लोग आते हैं, तो ये भी यही करना नीति शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। इसके काल की कुछ जो है महत्व है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इस तरह से यहाँ का जो है पुर्तगाली यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला जो था ये डच था। इसके बारे में बहुत कुछ जाना नहीं है, लेकिन जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं अभी तक भी और फिर भी आगे भी पूछे जाएंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1602 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा। कंपनी जब भारत आया था डच कंपनी तो 1605 में, इस समय मुगल जो बादशाह था ये जहांगीर था, यहाँ से इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। 1653 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केरल के कोचीन शहर पर पुर्तगालियों और स्थानीय शासकों पर हमला किया और उसे जीत लिया था। तो 1653 में जो है यहाँ पर कोचीन शहर पर जो है वहाँ पर अपनी व्यापारिक अड्डा बनाता है। ये उसका पहला व्यापारिक अड्डा था यहाँ पर, तो आप इसे याद रखिएगा, ये पहला अड्डा था। ठीक है, डचों ने 1658 में नागापट्टिनम को, 1660 ईस्वी में पुलिकट को, 1662 में चीन्नापट्टिनम को, 1663 ईस्वी में कालीकट को और कोचीन को जो है इससे पहले उसने जीत लिया था। 1702 से पहले इसने जीत लिया था। ठीक है, लेकिन डचों ने भारत पर शासन करने के बजाय जो है ये भारत जो हिंद जो इधर का जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर कब्जा कर ले, ज़्यादा फोकस किया था। भारत के शुरुआत में भले ही इन्होंने कुछ प्रदेश जीते हों, कुछ बंदरगाह को जीते हो, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो भारत था ही नहीं। इन्होंने अपना जो ध्यान प्रारंभ से जो है जो इंडोनेशियाई जो द्वीप है वहाँ पर, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ के मसाला द्वीप पर जो है अपना फोकस बनाए रखा था, तो यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। इसके कारण यहाँ के जो जितने भी विजित प्रदेश थे बाद में फिर वो पुर्तगाली और अंग्रेजों से जीत लेते हैं और यहाँ पर इसके पास कुछ नहीं बचता। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच क्षेत्रों पर हमला किया था और 1795 में अंग्रेजों ने भारत और इंडोनेशिया में जितने भी डच संपत्ति थी उस पर कब्जा कर लिया था। डच लोग जो है धातु के बर्तन, वस्त्र, मसालों के बदले जो है ये भारतीय वस्त्र, मसाला और सोडा का व्यापार करते थे। तो भारत में सोडा का व्यापार जो है आप यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं। इसने भी भारत में कुछ नई चीज़ें लाई थी, आलू और ट्यूलिप जैसी कुछ नई फसलें थी जो लाया था इसके लिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इस तरह से डच एक छोटा सा कार्यकाल था डचों का। ये 1795 में
अंग्रेज उससे हथिया लेता है, जितने भी वो जीतता है क्षेत्र और बंदरगाह जीतता है उस पर जो है अंग्रेज कब्जा कर लेता है। इसके बाद यहाँ से इसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है, तो इसका शासन यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक, अगला जो था अंग्रेज का आगमन होता है। पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए। दोस्तों ये क्रम जो है आपसे पूछा जाता है तो क्रम आप याद रखिएगा। पुर्तगाली के बाद जो है डच लोग आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे। ठीक, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। पहले जो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद नीदरलैंड आते हैं, उसके बाद सबसे अंत में फ्रेंच लोग आते हैं। अंग्रेजी ये 1599 में जो है एक कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। इसे जो है अंग्रेजी व्यापारियों के एक समूह को पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी यानी कि भारत और साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है उस पर, यहाँ पर जो है एकाधिकार व्यापार को आगे बढ़ाने और साथ ही पुर्तगाली जितने जो कब्जा कर लिया था वहां पर कब्जा करना भी था। जब पुर्तगाली आए थे तो उनका मकसद क्या था? हिंद महासागर के साथ साथ जो अरबी व्यापारी हैं उन पर कब्जा करना। अब अंग्रेज पीछे से आ रहे हैं तो अंग्रेज का कब्जा है पुर्तगालियों को हटाना और भारतीय व्यापार पर कब्जा करना। ये महारानी एलिजाबेथ का चार्टर आप याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1600 को एक आदेश पारित किया था जिसे चार्टर कहा जाता है, जिसमें जो नई कंपनी स्थापित हुई थी, इस कंपनी का नाम है ये, और इसे जो है भारत के जो व्यापार करने के लिए है बहुत सारे विशेषाधिकार दिए गए थे। शुरू में इसे 15 साल के लिए ही दिया गया था, लेकिन आप इसे देखते हैं कि हर साल बढ़ा बढ़ा करके 1857 तक खींच के ले जाया जाता है, 1833 ईस्वी तक ले जाया जाता है। इसने 1609 में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आता है और सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर पुर्तगाली विरोध के कारण जो है इसे ये असफल रह जाता है। पुर्तगाली इस समय शक्तिशाली थे, इसने विरोध किया तो फिर जो है यहाँ पर जहांगीर ने स्थापित नहीं करने दिया। इसे ही यही आपने पढ़ा था, कैप्टन हॉकिंस ही था जो जहांगीर के दरबार में आया था तो जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया था। तुर्की भाषा में बातचीत करने के कारण इसे जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, लेकिन इसे भी जो है यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने में सफलता नहीं मिलती है। इसके बाद जो है अगला शासक जो है फिर भी जो है उसे जो है व्यापार करना शुरू कर देता है, लेकिन कोठी स्थापित नहीं किया। 1609 में आया था सूरत में, व्यापारी कोठी स्थापित करना चाहा लेकिन नहीं मिला, लेकिन उसने मछलीपट्टनम में जो है 1611 में वहां से थोड़ी दूर जाकर के व्यापार करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक कोठी स्थापित नहीं किया था। 1612 में थॉमस बेस्ट दोबारा आ जाता है, इससे पहले थॉमस रो भी आता है। ठीक है, थॉमस रो के बाद आ जाता है थॉमस बेस्ट। इसने सूरत में जो है समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया। सूरत के समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, तो इससे जहांगीर जो था खुश हो गया था, क्योंकि जहांगीर जो है पुर्तगालियों से नाखुश था। पुर्तगालियों को शत्रु मानता था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार जो है पुर्तगाली ने शाही जहाज जो थे उसमें उसकी महारानी वगैरह थी, जो शाही दरबार के जो है महिलाएं थी, उसको लूटा था, वहां की संपत्तियों को लूट लिया था। इसके कारण ये सब उससे नाखुश थे। जब इन्होंने थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हरा दिया तो ये इससे खुश हो गया था, क्योंकि अब पुर्तगालियों को इसे जो है बाहर करने का मौका मिल गया, तो खुश होकर इसे जो है अनुमति मिल गई थी थॉमस बेस्ट को। फिर इसने इसी के परिणाम स्वरूप 1613 में जो है सूरत में एक कंपनी जो है कारखाने, कोठी जिसे कहते हैं, वहां पर इसने स्थापित कर लिया था। इसे अनुमति मिली थी 1613 में और अंततः 1616 ईस्वी में जो है यहाँ पर एक फैक्ट्री स्थापित कर लिया गया था, एक कारखाना स्थापित कर लिया गया था अंग्रेजी का। बॉम्बे को 1662 में इसने अंग्रेज जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इसे उपहार में मिला था। इसने शादी किया था, शादी के दहेज के रूप में इसे मिला था पुर्तगालियों से। ठीक है, फिर बाद में राजा ने जो है 1668 में इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दे दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1687 में इसे अपना मुख्यालय बना लिया था। पश्चिम भारत का जो है अपना मुख्यालय उसे बम्बई को बना लिया था। 1613 में इसने सूरत को जीत लिया और 1662 यानी कि 1687 के आसपास आते आते इसे बॉम्बे भी इसके अंग्रेजों के अधिकार में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारों में चला गया था। अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से भी बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। परिणाम ये हुआ कि 1639 में यहाँ पर इसे मद्रास भी मिल गया था। तो आप देख चुके हैं कि बॉम्बे से पहले उन्होंने मद्रास को विजय कर लिया था और यहाँ पर एक किलेबंद कारखाना बनाया था। संपूर्ण दक्षिण भारत का यहाँ पर मुख्यालय बन गया था। संपूर्ण दक्षिण भारत का यहाँ पर मुख्यालय बन गया था। अब वो बंगाल में पैर जमाना शुरू कर लिया था, क्योंकि बंगाल इस समय एक समृद्ध और महत्वपूर्ण प्रांत था।
इसीलिए यहाँ की समृद्धि जो है इसे बंगालियों को आकर्षित करता था, और वैसे भी पूरब में एक व्यापारिक अड्डे तो होना ही चाहिए, तो इसलिए उन्होंने जो है इस पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अंततः 1651 में जो है बंगाल के जो सूबेदार थे, जो शाह शुजा, ये मुगलों के सूबेदार थे, इससे जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ वार्षिक भुगतान के बदले व्यापार करने की अनुमति इसे मिल गई थी 1651 में। 1686 में हुगली को मुगलों ने लूट लिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद जौब चौरनाक जो थे, इसके काल में 1690 में जो है मुगलों के साथ एक संधि हुई थी। इसी के संधि के परिणाम स्वरूप सूता नदी अथवा सूत नदी में है इसे कारखाना करने की अनुमति जो है प्राप्त मिल गई थी। बाद में हुआ कि 1698 ईस्वी में इसने सूती नदी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी खरीदने की अनुमति जो है इसे प्राप्त हो गई थी। इन्हीं तीनों को मिलाकर के जो है 1700 ईस्वी में एक शहर बसाया था उसने कोलकाता के नाम से, और यहाँ पर एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर ली थी। दोस्तों, आप देख चुके हैं कि अंग्रेज 1609 में कैप्टन हॉकिंस के रूप में दरबार में आता है, मुगल दरबार में 1609 में आया, और अभी जो है यहाँ पर 1700 ईस्वी हो रहा है, 1700 ईस्वी। इस बीच के जो 90 साल हैं, लगभग 90 वर्ष, इसमें भारत के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यदि आप उत्तर में बात करें तो इसने जीत ही लिया था। पश्चिम में इसने बम्बई को जीत लिया था, बम्बई और सूरत को। दक्षिण में इसने मद्रास को जीत लिया था, और पूरब में इसने जो है बंगाल को जीत लिया था। और बंगाल को जीत लिया था तो इसके अधर में जो है पूरब का जो क्षेत्र है, ये उत्तर का जो क्षेत्र है, ये भी आसान, विजय अभियान चलाना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि आपने देखा कि प्लासी के युद्ध और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो इसी क्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से केवल 90 वर्षों में जो है इसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण संपूर्ण भारत के जो मेन अड्डे थे, जो सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इन पर कब्जा कर लिया था। अब इनका विजय अभियान चलाने के लिए, जो साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो है यहाँ पर एक बहुत ही खुला रास्ता था। जैसे कि पुर्तगाली प्रारंभ में आया था और उन्होंने अरबियों को हराया था, और जो हिंद महासागर में व्यापारिक अड्डे स्थापित कर लिए थे, वही कारण उसके बाद कोई उसे विरोध करने वाला नहीं रह गया था। फिर बाद में देखते हैं कि उत्तर भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो जाती है, फिर अंग्रेजों का आगमन होता है, उसका पतन हो जाता है। यही बात यहाँ पर भी है। इसने भारत के जितने भी सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल थे उस पर अधिकार कर लेता है पिछले 90 सालों में। अब वे भारत पर एक छत्र शासन करने के लिए राजी है, काबिल हो गया है। अब कोई भी उत्तर भारत का जितना भी शक्तिशाली शासक हो, कोई एक ही देश से शासन करेगा। लेकिन ये जो है अंग्रेज अब चारों भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। उसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया है। सभी व्यापारिक कोठी में उसके गवर्नर के अधीन रहते थे, वहां पर सेना रखी जाती थी। अब कोई भी आक्रमण, यदि मद्रास पर आक्रमण करेगा तो बंगाल से उसे सहायता देने के लिए आ जाएगा, और यदि बंबई में आक्रमण करेगा तो फिर मद्रासी जो सैनिक है वहां से आ जाएंगे। तो इस तरह से एक छत्र शासन जो है यहाँ पर स्थापित हो चुका था। अब देखते हैं कि इसकी भारत में सफलता के कारण क्या थे। सबसे पहला तो था इसकी सफलता के कारण इसकी कंपनियों की संरचना और प्रकृति। हम इससे पहले पुर्तगाली की कंपनी की संरचना देख चुके हैं। हम देखें कि पुर्तगाली जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी। उस सरकारी कंपनी में वहां के जो कर्मचारी थे वो सरकारी कंपनियों के लिए काम न करके खुद अपने लिए व्यवसाय करता था, अपने कंपनी के लाभ को न देखकर खुद के लाभ के लिए देखता था। उसका नैतिक पतन हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये पूर्णतः जो है व्यापारिक कंपनियां थी। प्रतिवर्ष उसके जो निदेशक मंडल हैं, इसके सदस्य चुने जाते थे। इसके कंपनी के फैसले निदेशक मंडल करते थे। इसमें शेयर धारक की रोल होता था। तो मतलब एक कंपनी की जो आधुनिक संरचना है वो संरचना थी उस समय कंपनी की। तो एक व्यापारिक कंपनी थी, इसीलिए व्यापार करने में सफल रही। दूसरी थी नौसेना की श्रेष्ठता। ब्रिटिश जो रॉयल नेवी थी ये पूरे यूरोप की सबसे व्यवस्थित सेना थी, सबसे शक्तिशाली सेना थी। और शक्तिशाली हो भी क्यों ना, जिस पुर्तगाली ने अरबियनों को हरा के भगा दिया था, जिसने हिंद महासागर पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस पुर्तगाली को इस अंग्रेजों ने वहां से भगा दिया। तो यदि भगा दिया तो अब ये तो साबित हो गया कि दुनिया का श्रेष्ठ जो है यही है नौसेना के, क्योंकि मुगल पुर्तगाली को नहीं हरा पाए थे। जब अंग्रेज जब हराए थे तो उसे शक्ति जिससे प्रेरित होकर जो है उसी से उसने यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दी थी 1613 में। तो अब ये नौसैनिक श्रेष्ठता इसकी कारण था। दूसरा औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे आगे था।
यहाँ पर कपड़ा, धातु विज्ञान, भाप शक्ति या फिर कृषि का आविष्कार, जो भी प्रगति है, सबसे ज्यादा लाभ उठाया था। तो यहाँ पर संपत्ति ज्यादा थी, व्यापार के लिए जो अनुकूल माहौल था यहाँ पर सबसे ज्यादा थी। तो यही कारण था। सैन्य कौशल और अनुशासन भी कुछ चीजें थी जिसके कारण जो है ये अंग्रेजों को भारत में जो है सफलता मिली थी। स्थिर सरकार, ब्रिटेन जो है यहाँ पर उथल पुथल के दौर से जो है, अभी अभी यूरोप के जितने भी देश थे सभी में देखिए अब सभी क्रांति के दौर से गुजर चुका था। सामंतवाद के पतन होकर के नए नए राष्ट्र उदय हो रहे थे और सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आक्रमण करके अपने अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। एक तरह की साम्राज्यवादी भावना की होड़ मची हुई थी। लेकिन यहाँ पर स्थिर सरकार थी, यहाँ पर सरकार बदल नहीं रही थी, क्रांति नहीं हो रही थी, समाज में गृह युद्ध नहीं हो रहे थे। तो एक तरह से शांति का वातावरण था और इसी शांति के वातावरण जो है अर्थव्यवस्था को चाहिए। अर्थव्यवस्था, व्यापार वस्तु आपको बढ़े, व्यापार वाणिज्य बढ़े, इसके लिए देश में शांति की जरूरत होती है, स्थिर सरकार की जरूरत होती है। ये अंग्रेजों के पास था। इस कारण से भारत में जो है उसे भारत पर ध्यान देने के लिए अनुकूल माहौल मिला। धर्म के प्रति कम उत्साह था। अभी हमने देखा था पुर्तगाली या फिर दूसरे जो भी यूरोपीय भारत में आए थे वो एक कट्टर थे, धर्म के मामले में बहुत ही कट्टर थे। आते ही उसने अपनी गतिविधि इतनी सक्रिय कर दी थी कि यहाँ की जनता को आहत करना शुरू कर दिया था। ये वही जनता थी जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों के काल में पहले से डरी हुई थी, अब इसके काल में फिर से डरने लगी कि फिर से पता ना अब हमें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इससे भी डरी हुई थी, इसके कारण उन लोगों ने इसे साथ नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेज इस धर्म के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। वो ईसाई धर्म परिवर्तन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता था। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1833 का चार्टर्ड एक्ट पारित होता है। इसी एक्ट में ईसाई धर्म मिशनरी थी, इसको भारत में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिलती है। इससे पहले छोटी बहुत होता है, चोरी छिपे तो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुले तौर पर कभी भारत में व्यापार उसे जो है ईसाई मिशनरियों को अनुमति नहीं दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने बाद में जाकर के जब उन्होंने भारत में संपूर्ण साम्राज्य को जीत लिया था, सारी रियासतों को जीत लिया था, तब जाके इन्होंने जो है भारत में ईसाई गतिविधि शुरू कर दी थी। पहले इसने थोड़ी बहुत की होगी, लेकिन इसके शासन की मुख्य भूमिका में नहीं आया था कभी भी। ये पुर्तगालियों की तरह या फिर दूसरे यूरोपियनों की तरह नहीं था। दूसरा था इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। दोस्तों आप देखेंगे तो यूरोप के सबसे एक अलग द्वीप में, अटलांटिक महासागर में जो है यह बसा हुआ है। इंग्लैंड एक द्वीप पर जाके बसा हुआ है। बाकी यूरोप जितने बसे हुए हैं ये यूरोप के भीतरी प्रदेश में है। तो इनकी भौगोलिक स्थिति का एक लाभ इन्हें ये मिला कि ये स्थिर सरकार तो थी ही इनकी। दूसरा जो था, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट हो या फिर उस समय जो गृह युद्ध वाला जो यूरोप में चल रहा था, ये कोई इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। तो ये तो न तो खुद आक्रमण करेंगे दूसरे पर और न कोई इस पर आक्रमण कर सकता है। तो भौगोलिक स्थिति का ये इन्हें लाभ हुआ। इसके कारण साम्राज्य में शांति बनी रही, फिर समृद्धि तो आएगी ही आएगी। यही कारण था जिसके कारण भारत पर ध्यान देने का विशेष मौका मिला और ये भारत में सफल हुए थे। जितने भी यूरोपियन आए सभी छोटे से शासन के बाद जो है यहाँ से समाप्त होकर चले गए। लेकिन अंग्रेज आए, 1600 ईस्वी में आए और 1947 ईस्वी में गए। तो आप जो है आप देख सकते हैं कि 1600 में ईस्वी में आए थे, 1609 के आसपास, और ये 1947 ईस्वी में वापस गए। तो कितने साल हो जाते हैं? 350 वर्ष का शासन करता है। ठीक, इसके कारण यही सब था, हमने देखा ऊपर में। दूसरा, इसके बाद अंग्रेजों के बाद जो है डेनिश लोग आ जाता है, नीदरलैंड वासी। इसके काल में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसकी प्रारंभिक कंपनियां स्थापित हुई थी, कहाँ कहाँ स्थापित की थी। डेनिश एशियाटिक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं, 1616 में स्थापना हुई थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया, मैंने देखा है इसे। भारत के पूर्वी तट पर जो है इन्होंने तंजौर के पास टंक्यूबाड़ नामक स्थान पर इन्होंने एक कारखाना स्थापित किया था, जिसकी जो मुख्यालय है ये कलकत्ता के पास श्रीरामपुर में स्थित था। डेनिश ने वाणिज्य की तुलना में ये भी अपने मिसाइल गतिविधि के लिए अधिक जाने जाते हैं। डेनिश कारखाने जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं था, 1845 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार को बेच के चला गया। इससे पहले जितने भी कंपनियां थी उस पर अंग्रेजों ने जीत लिया था, हासिल कर लिया था, लेकिन ये 1845 में ब्रिटिश सरकार को बेच दिया, या फिर हो सकता है कि इसे बेचने को मजबूर कर दिया गया हो। तो इस तरह से इसका शासनकाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है डेनिशों का। ठीक,
इसके बाद आ जाता है फ्रांसीसियों का आगमन। फ्रांसीसी यूरोपियनों में जितने भी यूरोपियन आए थे उसमें सबसे अंत में आया था, ये सबसे अंत में आया था। 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में एक मंत्री था कोलबर्ट, ठीक है, इसके द्वारा जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका मूल नाम ये था, लेकिन आप इसे याद रखिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इसे 50 साल का जो है एकाधिकार प्राप्त हुआ था भारतीय और हिंद महासागर के क्षेत्र में, प्रशांत महासागरों के क्षेत्र में। ये जब भारत आया तो 1615 में आया था। उस समय जो मुगल सम्राट थे वो जहांगीर ही थे, इससे इसे व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई थी। इसने सूरत में ही और मछलीपट्टनम में ही अपनी व्यापारिक कोठी शुरुआत में स्थापित कर ली थी। यहीं पर अंग्रेज पहले से भी थे। इसने पांडिचेरी में 1674 में जो है अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी और भारत में कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पर बन गया था। भारत में फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर जो है पांडिचेरी में था और पांडिचेरी पर इसका प्रभाव अभी भी आपको दिखाई देगा वहां पर। ये लोग भारत से जो फ्रांसीसी शराब और वहां से धातुओं और विलासिता की वस्तुएं वहां से उठा के लाता था और यहाँ जो है यहाँ से भारतीय वस्त्र, रेशम और सोरा जो होता था, सोरा ये बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए काम आता था, और मसालों का व्यापार करते थे। तो ये सभी चीजें उठा के ले जाता था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आलू के साथ साथ गोभी और मटर जैसी नई फसलों के लेके आए थे। तो ये सभी दोस्तों आप देख सके हैं कि इससे पहले जितने भी आए थे वो लोग भी कुछ ना कुछ ये आए थे। 1720 ईस्वी में जो है कंपनी का इंडीज दी शाश्वत कंपनी के नाम से इसका पुनर्गठन होता है। कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसे 1664 में स्थापित किया गया था, इसे 1720 में जो है पुनर्गठन किया गया दोबारा। 1720 से लेकर के 1730 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसियों ने भारत में जो है माहे, कराईकल और चंद्रनगर नामक शहर पर इसने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर ये सभी बंदरगाह है, यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। इसके बाद यहाँ का जो इसका जो शासन है इसका पतन हो जाता है, फ्रेंच भी पतन हो जाता है। अब पतन के यदि कारण आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा पतन का कारण जो है ये वही कारण है जो हम पुर्तगालियों में लगाए थे। तो आप वही सभी कारण यहाँ पर चेप सकते हैं। ईसाई मिशनरी में बहुत जो है ये दिलचस्पी दिखाता था, तो ये इसकी कारण हो गए। अंग्रेज जैसे शत्रु मिले इसको भारत में आते ही। ये अपने यहाँ गृह युद्ध से परेशान था। इस समय जो नेपोलियन बोनापार्ट था इस समय का, इसका यहाँ गृह युद्ध से परेशान था। बाद में ये भी इसको परेशान करने लगा था। तो ये सभी चीजें थी जिसके गतिविधि के कारण यहाँ पर उसे नहीं मिला था, यहाँ पर व्यापारिक फैलाव करने का मौका नहीं मिला था। और दूसरी यहाँ इसकी जो भारत नीति थी, इसकी जो विदेश नीति थी वो अपने गृह युद्ध से प्रभावित था, गृह युद्ध से प्रभावित था। अब यूरोप में यदि कोई संधि हुआ करती थी तो संधि के बदले जो है उसका हर्जाना भारतीय क्षेत्रों से दिया जाता था। तो ये सभी चीज थी जिसके कारण यहाँ पर इसका जल्दी पतन हो गया था। ठीक है, बहुत लंबे दिनों तक ये अपना शासन नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से देखते हैं कि भारत में सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए और बहुत ही छोटे समय के बाद इसने शासन करके जो है कोई दूसरा यहाँ पर आ जाता है। पुर्तगाली के बाद फिर डच लोग आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद नीदरलैंड वाले आए, इसे डेनिश भी कहा जाता है। उसके बाद अंत में फ्रेंच लोग आए। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। कभी कभी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा जा सकता है कि यूरोपियनों का जो आगमन हुआ था किस ऑर्डर में हुआ था, ये सजाने के लिए पूछा जा सकता है। और किस कंपनियों ने कब व्यापारिक कोठी और कहाँ पर स्थापित की थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज के सेशन में यही सब था। इस तरह से जो हमारा, अब देखिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं एक बार कि भारत में जो यूरोपियनों का जो आगमन हुआ था इसका समस्त प्रभाव क्या हुआ, सामूहिक रूप से प्रभाव क्या पड़ा। तो अब तक हम जो भी आगे पढ़ेंगे वो सभी उनके प्रभाव ही है। इसने राजनीतिक रूप से प्रभावित किया था, राजनीतिक रूप से यह प्रभावित किया कि वहाँ के जो छोटे छोटे रियासत थे उसको समाप्त करके जो है इसने अपने यूरोपीय शक्ति स्थापित कर ली थी भारत में। ये इससे पहले आप देख चुके हैं कि सिकंदर के काल में ही ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय क्षेत्र को किसी यूरोपियनों ने जीता हो। तो इसने इसी तरीके से राजनीतिक को प्रभावित किया था। फिर इसका बाद में प्रभाव देखते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रभाव हो जाता है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, अब इसने समाज को भी प्रभावित हुआ। हमने देखा कि पुर्तगाली लोग जब आए थे यहाँ पर अपनी बेसिक बस्तियां बसाई थी, यहाँ की स्थानीय महिलाओं से शादी किया था।
फिर वहाँ पर सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिला। अब उसने क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगा। यहाँ की जो हिंदू और मुस्लिम आबादी थी उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित की जाने लगी थी। बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण, आप देखते हैं कि बाद में जब अंग्रेज आता है तो अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों को, अपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है भारत में रेल लाता है, डाक लाता है, बहुत सारे जो है नहर बनाता है, सड़कें बनाता है, टेलीग्राफ, रेल, बंदरगाह, बहुत सारी चीज़ें लाता है। जो भी कुछ लाता है वो भारतीयों के लिए सहायता के लिए नहीं लाता, बल्कि औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लाता है। तो ये सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव थे उस समय के। शोषण और संसाधनों का दोहन, जो यहाँ की समाज थे, यहाँ की जो आर्थिक स्थानीय आबादी थी उसका शोषण तो होता ही है, यहाँ के संसाधनों का भी दोहन होता है। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार संसाधनों का दोहन करता है। एक कहावत है कि अंग्रेजों ने कहा भी था कि हम भारत के जो है गंगा नदी से जो है इसकी अच्छी चीज़ों को निचोड़ लेते हैं और टेम्स नदी पर जाके उसे छोड़ देते हैं। तो ये सभी भारतीयों के बारे में ही कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का जो है आप देखेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है इसीलिए दिया गया था। ठीक है, धन का निष्कासन का जो सिद्धांत था ये इसीलिए दिया गया था जब यहाँ के संसाधनों का दोहन किया जाने लगा था। यहाँ के संसाधन कच्चे माल उठा उठा के ले जाते थे वहां से, और फिर वहां से जो है बाजार में तैयार माल को भारतीय बाजार में ला दिया जाता था। इसीलिए जो है आप देखें थे स्वदेशी आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था। तो ये सभी चीजें उसी के प्रभाव हैं। राष्ट्रवाद का उदय और स्वतंत्रता आंदोलन का उदय, ये भी इसी के प्रभाव थे, इसी के जो है यूरोपियनों के भारत में आने के कारण हुआ था। उसके भगाने के लिए ये सब किया गया था। तो ये सभी इस समय के प्रभाव थे, जितने भी आप सोच सकते हैं। खैर ये सब मेंस का टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है। तो ये आपके लिए जो है ब्रेन स्टॉर्म के लिए दे दिया हूँ कि यदि आपसे इस तरह से प्रभाव पूछे तो इस तरह के कारण जो है उसमें लगा दीजिएगा। तो इस तरह से जो हमारा सेशन था पहला, जो भारत, आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर था हमारा आधुनिक भारत का, हमने उसमें पहला चैप्टर देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें यूरोपियनों का जो आगमन हुआ था हमने ये देखा। हम कल के चैप्टर में देखेंगे कि यहाँ से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर होगा। हम कल के जो टॉपिक है इसमें देखेंगे कि वो किस प्रकार भारत के जो स्थानीय जो रियासत हैं, राजे महाराजे हैं, वो बंगाल, पंजाब में सिखों को हराता है, फिर मराठा, फिर हैदराबाद में टीपू सुल्तान को। तो ये एक एक करके जो है भारत के सभी क्षेत्रों पर, सभी रियासतों को करता है। इसके अलग अलग नीतियां अपनाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीति अपनाता है, या फिर विलय की नीति अपनाता है। तो ये सभी जो है चीजें जो है नीति अपना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। जितने भी साम दाम दंड भेद हो सकते हैं उस सभी तरीके अपना करके किसी भी तरीके से वो अपना साम्राज्य का विस्तार करता है भारत में। और एक बार यदि भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो उसके बाद वो भारत का शासन करना शुरू कर देता है। अब वो व्यापारिक कंपनियां न हो करके वो शासन करने वाली एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है। और इसके लिए भारत में जो बहुत सारे असंतोष उत्पन्न हुए थे, विद्रोह हुए थे, तो जनजातीय का विद्रोह तो हुआ था, किसान विद्रोह भी हुआ था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण था वो 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। जब विद्रोह का दौर समाप्त हो जाता है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआती एक चरण के समाप्त होने के बाद जब 1905 तक जब कुछ नहीं हो पाता, तब हम देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हो, या फिर उससे पहले जो है क्रांतिक आंदोलन 2 फेज में हुआ था। तो ये सभी चीजें जो है देखते हैं। तो हमारा इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया था कि आगमन हो चुका है उनका, अब आगमन के होने के बाद अब वो पैर पसारना शुरू कर देगा। तो कल से जो है हम लोग इसी सेशन पर बातचीत करेंगे। दोस्तों जाते जाते एक बार आपसे फिर से बता दूं कि आप हमारा टेस्ट साथी का जो ऐप है आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको इसकी PDF वहाँ से मिलती रहेगी। आप वहाँ से क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। क्लास में जो भी कुछ बताया गया है वहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। फिलहाल हम लोग जो है अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।